एक दोस्त की शादी हो जाती है, दूसरा दोस्त उससे कहता है कि तेरी शादी तो हो गई लेकिन तूने अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कराई। जब इस तरह के कुछ तंजिया वाले उसमें अंदाज में कहा, तभी वो साथ साथ ये भी कहता है कि हम तुम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमेशा साथ साथ रहे हैं, हमेशा साथ खेले हैं, लेकिन जब से शादी हुई है तो बिल्कुल पराया सा हो गया है, बिल्कुल अलग सा हो गया है। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि कोई बात नहीं, तेरी भाभी है, चल अभी मुलाकात कराता हूँ। अपने दोस्त को अपने सीधा घर पे लेके जाता है, अपनी पत्नी से उसका इंट्रोडक्शन कराता है। इंट्रोडक्शन कराने के बाद कहता है कि मेरा सबसे खास दोस्त बस यही है, इसके अलावा मेरा कोई खास दोस्त है भी नहीं। बस इतना था। उसके बाद वो दोस्त अपने घर चला जाता है। उसके बाद ये आने और जाने का जब सिलसिला शुरू हो जाता है, अब चाहे वो दोस्त हो या ना हो, उसकी पत्नी के पास जाता था, उसके पास बहुत देर तक बैठ के बातचीत करता था। कई बार तो ऐसे भी हो जाता था कि दरवाजा बंद हो गया, दोस्त और उसकी दोस्त की जो पत्नी होती है वो दोनों ही आराम से बैठे रहते थे। इस घर के मुखिया को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बुलाकर समझाया, कहा कि बेटा, जब शादी होती है तो पत्नी से किसी दूसरे गैर मर्द को मुलाकात नहीं कराते हैं, मिलते हैं तो बाहर मिलते हैं, घर नहीं लेके आते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि तुम अपनी पत्नी से अपने दोस्त को कभी भी मत मुलाकात कराना, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वो बहुत बहुत देर तक कमरे के अंदर रहते हैं, ऐसा फील होता है जैसे कि हम दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ संबंध न बन गए हों, कहीं ये अनैतिक रिश्ता न तैयार हो गया हो। जैसे ही बाप ने अपने बेटे को समझाया तो बेटा ये कहता है कि जब मुझे खुद ऐतराज नहीं है अपने दोस्त के आने पर, तो आप क्यों ऐतराज करते हो। ये बात पिता को बहुत ज्यादा अटपटी लगती है, अजीब लगती है। बाप अपने बेटे को समझा रहा था और बेटे ने ही बाप को उल्टा समझाना शुरू कर दिया। बात आई गई हो जाती है, उसके बाद फिर से समझाया जाता है। कई बार ऐसा ही देखा गया घर के अंदर कि दरवाजा बंद है और दोस्त अंदर है और उसकी जो पत्नी है वो भी अंदर है। इस तरह की बात थी। आखिरकार बाप ने बेटे को बहुत ही गुस्से के लहजे में समझाते हुए कहा कि यार, आज के बाद तुम्हारा दोस्त अगर घर के अंदर आएगा तो तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल दूंगा। इस तरह की बात थी। आखिरकार उसने कहा कि वो दोस्त हमेशा हमेशा ही यहां पर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाप को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसने अलग कर दिया, न्यारा कर दिया, यानी कि अब वो अपने परिवार का हिस्सा नहीं है, परिवार से बिल्कुल अलग है। बस ये फैसला लेना था और इस फैसला लेने के बाद एक ऐसा इतिहास बन जाता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। संभवतः आजादी के बाद ऐसी ये पहली घटना थी जिसमें एक परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जो घर था, जो एक हवेली थी, हवेली भी कहीं ना कहीं वो जमींदोज हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक दोस्त के लिए इतने कड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का एक गांव लगता है पीपरी माजरा। ये बात है 18 अगस्त 1986 की सुबह का वक्त था, जब लोग खेतों की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जाते हुए एक महिला की खून से लथपथ लाश मिल जाती है। लोगों ने उसे देखा, देखने के बाद ये शोर मच जाता है और गांव के लोग दौड़कर जब मौके पर पहुंचते हैं, आने के बाद देखते क्या है, लोग बताते हैं कि ये तो भजन कौर है और इसके पति का नाम करम सिंह है, इनका घर तो बिल्कुल पास में ही है। इस तरह की बात थी। देखते देखते ही खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है। जब पुलिस मौके पर आती है तो इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार उस महिला का घर बहुत ही कम दूरी पर था, चंद दूरी पर था। एक बड़ी सी हवेली होती है, खेतों के बीच में बना हुआ आवास होता है, मकान होता है। जब पुलिस उस घर के अंदर प्रवेश करती है तो पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उस घर के अंदर 11 लाश पड़ी हुई थी। यानी कि एक लाश खेत पे पड़ी हुई थी, 11 लाश घर के अंदर पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चलता है कि जो घर का मुखिया है वो इन लाशों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके बाद ये पूछा जाता है कि आखिरकार घर का मुखिया कहाँ है या कहाँ हो सकता है, तो पता चलता है कि वो ट्यूबवेल पे ही सोता है। घर से कुछ ही फासले पर वहां ट्यूबवेल है। जब पुलिस और गांव के लोग वहां पर मौके पर पहुंचते हैं, ट्यूबवेल पर पहुंचते हैं, वहां जाके जो दृश्य देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। दरअसल जो घर का मुखिया है वो चारपाई पर लेटा हुआ है और वो भी खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा था कि बार बार धारदार हथियारों से उस पर वार किया गया है, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे वहां लोग पहुंचते हैं, उसके बाद फिर वहां झाड़ियों की तरफ से कुछ आहट की आवाज आती है और जैसे ही आहट की आवाज आती है तब गांव वालों ने कुछ इशारा किया पुलिस को। इशारा करने के बाद पता चलता है कि इसी घर का, इसी खानदान का एक बालक है जिसकी उम्र लगभग 11 या 12 साल के आसपास रही है। नाम उसका परमजीत सिंह होता है। तो उस परमजीत सिंह को डरा हुआ था, सहमा हुआ था और वो थर थर कांप रहा था। आखिरकार लोगों ने उसे पुचकारा, दुलारा, पुलिस ने उसे अपने पास बिठाया, उसे कुछ खिलाया, उसे पिलाया, उससे फिर बातचीत करना शुरू किया। और बातचीत करने के दौरान ही जब उससे पूछा जाता है तो कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। पुलिस एक बार फिर से जाती है घर में और घर जाने के बाद फिर से तलाशी ली जाती है, क्योंकि इस घर की एक बेटी होती है जिसका नाम वीरा होता है, वीरा कौर, जिसकी उम्र 10 साल के आसपास होती है। वो मौके पर नहीं थी, लाशों के उस ढेर में नहीं थी। आखिरकार जब उसे ढूंढा जाता है तो वो भी घर के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसे मारने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बच जाती है और जिस हिस्से में उसको चोटें आई थी उस हिस्से को उसने अपनी चुन्नी से बांध दिया था ताकि उसका ब्लड न बहे। आखिरकार पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तब कुछ चौंकाने वाले
तथ्य सामने आते हैं। दरअसल इस घर का जो मुखिया है, जिसका नाम नजीर सिंह है, नजीर सिंह के 4 बच्चे होते हैं, मैंने 4 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम मान सिंह होता है, उसकी पत्नी का नाम सीता होता है। दूसरे बेटे का नाम करम सिंह होता है, उसकी पत्नी का नाम भजन कौर होता है। तीसरे बेटे का नाम बलविंदर सिंह होता है और उसकी पत्नी का नाम दलजीत कौर होता है। एक चौथा बेटा है जिसका नाम गुरमीत सिंह है और उसकी पत्नी का नाम दलवीरी कौर होता है। जो सबसे बड़ा वाला बेटा है उसको 4 बेटियां हैं और साथ ही उसको 2 बेटे हैं। दूसरे नंबर का जो बेटा है उसको 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। बाकी जो छोटे हैं, जो बलविंदर सिंह है या गुरमीत सिंह है, उनको भी बच्चे नहीं थे। आखिरकार जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है तो बलविंदर सिंह भी उस वक्त मौके पर नहीं था और उसकी पत्नी है दलजीत कौर, वो भी मौके पर नहीं थी। आखिरकार जब ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है तो खबर पहुंच जाती है बलविंदर सिंह के पास भी और दलजीत कौर के पास भी। दलजीत कौर उस दिन, जिस दिन ये घटना होती है, 17-18 अगस्त 1986 की रात में जब घटना होती है, तब ये जो दलजीत कौर होती है वो अपने पति के साथ अपने मायके में गई हुई थी। और जो मायके में गई हुई थी वहां तक खबर पहुंचती है तो वो भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन गुरमीत का आता पता नहीं चल रहा था, जो चौथे नंबर का बेटा होता है। तभी बलविंदर सिंह के माध्यम से पता चलता है कि साहब उसकी लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद ही उसका जो दोस्त है जिसका नाम लखी सिंह होता है, लखी सिंह अक्सर घर आया करता था और बहुत बहुत देर तक उसकी पत्नी से बातचीत किया करता था। दलवीर कौर से जब बातचीत करता था, घर वालों को इस बात पर ऐतराज था, वो विरोध करते थे, लेकिन उतना ही जितना विरोध करते थे उतना ही गुरमीत जो होता है वो इस विरोध को बिल्कुल दरकिनार कर दिया करता था। वो कहता था चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे पूरा परिवार ही क्यों ना नष्ट हो जाए, लेकिन उसका दोस्त घर में आएगा, वो जितनी देर चाहेगा उसकी पत्नी से बातचीत करेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी बात को देखते हुए घर में कुछ मनमुटाव रहने लगता है और मनमुटाव कुछ ऐसा रहने लगता है कि जो घर का मुखिया होता है नजीर सिंह, उसने एक फैसला लिया और फैसला कुछ ऐसे लिया, उसने अपने बेटे गुरमीत से कहा कि तुम घर में अगर आओगे, तुम्हारा दोस्त घर में अगर आएगा तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। इतना ही था, उन्हें छोटा सा एक हिस्सा दे दिया जाता है। हिस्सा देने के बाद कहा जाता है कि अब तुम हमारे बीच से बिल्कुल अलग हो, अब चाहे तुम अपने दोस्त को बिल्कुल ही दिन रात अपने साथ रखो, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। इस तरह की बात थी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गुरमीत सिंह को इतनी ज्यादा नागवार गुजरती है, खराब लगती है कि गुरमीत सिंह ने ही प्लान कर लिया। और जैसे वो प्लान करता है तो उसके बाद फिर लगभग 1 साल के बाद की बात है, तारीख आ जाती है 17-18 अगस्त 1986 की देर रात, लगभग 12-12:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। ये घर में एक नौकर भी था, नौकर का नाम जवाहर सिंह होता है। गुरमीत अपने नौकर जवाहर सिंह और साथ ही जो खास दोस्त होता है उसका बचपन का यार जिसका नाम लकी सिंह होता है, उसको लेकर घर के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे प्रवेश करता है, प्रवेश से पहले सबसे पहले वो जाता है ट्यूबवेल पर जहां पर उसके पिताजी सोए हुए थे, तलवारें लेके जाते हैं। तलवार ले जाने के बाद तलातर बार करते चले जाते हैं, तब तक बार करते हैं जब तक कि उसके पिता की मौके पर ही मौत नहीं हो जाती। पिता को संभलने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है और लगातार तलवारों से वार किया जा रहा था। दोनों ही दोस्त मार रहे थे, लेकिन जवाहर इसमें कुछ भी नहीं कर रहा था। और जवाहर को ये साफ दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि अगर तुमने भी विरोध करने की कोशिश की तो तुम्हें भी यूं ही मार दी जाएगा, इसलिए जैसा हम तुमसे कहते हैं ठीक वैसे ही करते रहो। यानी कि इधर उधर पत्थर मारते रहो, पत्थर बरसाते रहो, जैसे जैसे जो लोग निकल के आते रहेंगे हम उन्हें अपना निशाना बनाते रहेंगे। और इस यही होता रहा। और सबसे पहले वो एक घर में कमरे के अंदर जाते हैं। वहां जाने के बाद जो सबसे बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम मान सिंह है, मान सिंह के पास गुरमीत जाता है, वो तलवार से वार करना शुरू कर देता है। और जो मान सिंह की पत्नी होती है जिसका नाम सीता होता है, लखी उस पर हमला कर देता है। लखी सिंह भी और गुरमीत सिंह भी एक के बाद एक तलवारों से वार कर रहे थे। वार करने के बाद जैसे ये पति और पत्नी मर जाते हैं, इनके कई टुकड़े भी हो जाते हैं। अभी इसी बीच में इनके मौके पर थे जो बच्चे होते हैं, 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं, उनको भी मौके पर ही मार देते हैं। जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है उसकी उम्र 3 साल होती है और सबसे बड़ा वाला बच्चा जो होता है इनका, उसकी उम्र 9 साल के आसपास होती है। इसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब ये दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, जो बड़ी सी हवेली है करम सिंह के पास। करम सिंह को भी ऐसे घेरा जाता है और करम सिंह को जैसे ही घेरा जाता है उसको मारा जाता है। एक के बाद एक तलवार से वार की जा रहे थे और जो उसकी पत्नी होती है भजन कौर, उसको मौका मिल जाता है और मौका मिलते ही वो खेतों की तरफ भागने लगती है। जब वो खेतों की तरफ भाग रही थी, इसी बीच में उसका भी पीछा किया जाता है। साथ ही घर में 2 उनके बेटे होते हैं। 2 बेटे तो मारे जाते हैं, लेकिन जो बेटी होती है वो बेटी के हाथ में और शरीर के 1-2 हिस्से में बहुत ज्यादा गंभीर चोट नहीं आती, लेकिन वो लड़की इतनी बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है कि जाकर छुप जाती है। क्योंकि रात का समय था, चांदनी रात थी, एकदम से कुछ बहुत ज्यादा साफ सुथरा दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन दिख भी रहा था। इसी बीच में जो लड़का होता है परमजीत सिंह अपने दादा की मदद पाने के लिए, वो बताने के लिए कि घर में किस तरह से तांडव मचा रहा है, चाचा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किस तरह से वो हत्याओं पर हत्याएं कर रहे हैं, वो बताने के लिए बालक पहुंच जाता है अपने दादा के पास। और जैसे भाग के दादा के पास पहुंचता है, वहां जाकर अपने दादा को जगाने की लगातार कोशिश कर रहा था, तो पता चलता है कि दादा तो सबसे पहले मर चुके हैं। उसी से अंदाजा लगाया गया कि सबसे पहले जो हमला किया जाता है दादा नजीर सिंह पर किया जाता है। वो बालक इतना डर जाता है, सहम जाता है कि पास में ही झाड़ियां थी, झाड़ियों में जाकर बैठ जाता है
वो डर जाता है और अगले ही दिन जब ये भजन कौर की लाश मिलती है उसके बाद ही घर के एक एक सदस्य के बारे में पता चलता है। पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। कई दिनों का समय लगता है और कई दिनों के समय लगने के बाद आखिरकार उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो लड़की होती है घायल हो जाती है, गिरी कौर, उसकी हाथ की कई उंगलियां बताई जाती हैं कि कट जाती हैं। आखिरकार उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और फिर जो भी लाशें थी उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आखिरकार पूरी कहानी आगे चलने लगती है। पूरे इलाके में इस बात का शोर मच जाता है और पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट लगती है और चार्जशीट लगने के बाद अदालत, जो निचली अदालत होती है, उसका फैसला आता है 20 सितंबर 1992 को। जब निचली अदालत का फैसला आता है तो तब फैसले के दौरान ही पता चलता है कि जो लखी सिंह होता है उसकी ऐसे में ही मौत हो जाती है। अब यहाँ जवाहर सिंह बचता है जो घर का नौकर था, जो साथ था इनके, साथ ही गुरमीत सिंह बचता है। अब जब गुरमीत सिंह और इसकी जब अदालत में सामने पेशी हो रही थी, अदालत में सुनवाई होने वाली थी, तो अदालत ने यह फैसला लिया कि जवाहर सिंह का इसमें नौकर का कोई ज्यादा रोल नहीं था। उसने अपनी जान बचाने की वजह से, और वो उस वक्त लोगों ने शोर भी मचाया होगा क्योंकि वो खेतों के बीचों बीच वो बड़ी सी हवेली थी, अगर वो कितना ही शोर मचाते तो गांव तक की आवाज पहुंच नहीं सकती थी। इसलिए जवाहर पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो जवाहर सिंह को तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उच्च अदालत में या उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गई थी। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति रह गया था, गुरमीत सिंह, जो इस मामले में पूरा आरोपी पाया गया था। उसके खिलाफ उसने फिर आगे चल के उच्च न्यायालय में अपील कर दी और उच्च न्यायालय में अपील करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ताकि उसकी सजा को कम कर दिया जाए, क्योंकि उसको फांसी की सजा का हुक्म दिया गया था कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। आखिरकार 12 फरवरी साल 1996 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी एक फैसला आता है और फैसले में कहा जाता है कि इस निचली अदालत ने जो फैसला दिया है, इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। एक बार फिर से गुरमीत को मौका मिलता है और सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करता है, और जब सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करता है तो 28 सितंबर साल 2005 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वही फैसला माना जाता है जो निचली अदालत का था, जो इलाहाबाद कोर्ट से आया था, वही सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बरकरार रखता है। उसके बाद फिर उसके पास राज्यपाल के यहाँ अपील करने का एक चांस था, तो राज्यपाल के यहाँ से भी अपील खारिज हो जाती है और फिर ये साल 2006 में राष्ट्रपति के यहाँ पर दया याचिका दायर करता है ताकि उसकी उम्र को, जो भी सजा है उसकी सजा कम हो जाए। लेकिन वहां से भी साल 2013 में उसकी दया याचिका खारिज हो जाती है और वहां से भी कोई मौका मिल नहीं पाता। लेकिन जब ये निचली अदालत से फैसला आता है तब तक वो शाहजहांपुर की जेल में था। उसके बाद शाहजहांपुर की जेल से उसको नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, वहीं पर वो रहने लगता है, वहीं पर रह रहा था और ये लगातार मामला चलता चला जाता है। जब पत्रकारों ने जाकर संपर्क किया था, जब ये राष्ट्रपति की यहाँ से अपील खारिज हो जाती है, तो पता चलता है कि जो परमजीत सिंह है, जो बालक था, जो अपनी दादा के पास जाकर अपनी जान बचाता है, अपनी दादा से मदद मांगने के लिए जाता है, दरअसल तब तक वो काफी बड़ा हो जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है, उसको बच्चे भी हो जाते हैं और ये बताया जाता है कि इस लड़ाई लड़ने के चक्कर में उसके जो घर थे वो सब बेकार हो जाते हैं। सबने अपने अपने हिस्से ले लिए और हिस्से लेने के चक्कर में, लेने के बाद जो भी इसमें अदालत के चक्कर काटने पड़े थे, ज्यादातर जमीन बिक जाती है। हालत कुछ ऐसे पैदा हो जाती है कि वो सिर्फ नौकरी करता था, इधर उधर अपने बच्चों को भी स्कूल पढ़ाने में असमर्थ हो जाता है। जो उसकी बहन बचती है वीरी कौर, जिसके हाथ में चोट लग गई थी, उसकी भी शादी हो जाती है, लेकिन इस घटना के बाद उनकी भी ज्यादा स्थिति ठीक नहीं थी। बाकी जो उनके चाचा थे बलविंदर सिंह और दलजीत कौर, उनको 3 बच्चे जरूर पैदा होते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है पैदा जो मूक बधिर था, जो अपनी बात भी नहीं रख पाता था। वो भी यही कहते हैं कि इस घटना से पूरा परिवार बिखर गया। एक बड़ी सी हवेली हुआ करती थी, परिवार के लोग सब एक साथ रहते थे, हंसी खुशी रहते थे, लेकिन एक भाई की जिद के चलते पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। दोस्तों, साल 2014 के बाद में इस घटनाक्रम में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या गुरमीत सिंह अभी जिंदा है या सलाखों के पीछे है, या परिवार के लोग क्या स्थिति है, क्या नहीं है, इसके बाद कुछ जानकारी मिल नहीं पाती है। जो भी लोग उस इलाके के इस घटनाक्रम को देख रहे हो, उनके पास अगर कोई अपडेट हो तो हमें कमेंट जरूर करें। कमेंट करने के बाद जरूर बताएं कि आखिरकार इस मामले में आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसमें जो गुरमीत सिंह की पत्नी है, जिसकी वजह से पूरा ये खेल खेला गया, जिसकी वजह से पूरा मामला खराब हुआ था, वो भी पत्नी ने अपना हिस्सा ले लिया था और ये बताया जाता है कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर कहीं किसी गांव में वो अपनी जिंदगी बिता रही है। अब तो खैर उसकी उम्र भी काफी हो गई होगी। दोस्तों, जाते जाते